हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का बायोलॉजी सेक्शन से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वन शॉट एनसीईआरटी हाइलाइट्स को कंप्लीट करने वाले हैं हम इस चैप्टर के लिए। सो वेलकम एवरीवन। और चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और जल्दी से इसके एनसीईआरटी को पूरा लर्न करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने अपना अपना एनसीईआरटी अपने सामने खोल लिया होगा। मैंने भी अपनी एनसीईआरटी अपने सामने रखी हुई है और ये जो अभी आपको दिखाया दे रहा है स्क्रीन पे, ये मेरी खुद की एनसीईआरटी है, उसी का पीडीएफ बना के मैंने डाल दिया इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो मैंने इसमें मार्क कर दिया है और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें शायद नहीं भी हैं तो उसको मैंने साइड में एनसीईआरटी पे लिख दिया है। और वैसे ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, एक दो पॉइंट्स मुश्किल से मिलेंगे साइड में, बाकी सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें मार्कअप किया हुआ है हमने। और चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बहुत प्यारा सा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत इजी है, पता नहीं क्यों बच्चे से डरते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे याद रहेंगे, कैरेक्टर्स अगर याद रहेंगे तो ये चीज़ें आपको और जल्दी और अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पे है, हम लोग ने बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हमारे पास में सबसे पहले आए हैं एरिस्टोटल अंकल, जो कि हमें दिया था। इन्होंने मतलब बेसिकली एनिमल्स, पूरे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया। दैट इज हमारे पास में है एनिमल और प्लांट। ठीक है, इन्होंने एनिमल और प्लांट को क्लासीफाई किया और उसके बाद में प्लांट को तीन पार्ट में क्लासीफाई किया, दैट इज हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज में। और एनिमल को किया रेड ब्लडेड एंड नॉट रेड ब्लडेड एनिमल्स में डिस्टिंग्विश किया। ठीक है, और इसके बारे में एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को सिंपली स्टडी किया और उसके बेसिस पे प्लांट को जो है ट्री, शर्ब्स और हर्ब्स में क्लासीफाई किया और इसके बाद में जो एनिमल्स को है वो रेड ब्लडेड एंड नॉट रेड ब्लडेड में क्लासीफाई किया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में आए कार्लस लीनियस यहाँ पे आकर के, और इन्होंने किंगडम सिस्टम को सबसे पहले स्टार्ट किया। मतलब अभी तक जो एरिस्टोटल ने किया इसको जस्ट नॉर्मली उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट यहाँ आकर के उसको किंगडम का नाम देने वाले कौन थे, कार्लस लीनियस थे। तो कार्लस लीनियस ने जो पहली बार हमारे पास में किंगडम की जो है वो इनिशिएट किया, किंगडम के बारे में बताया, जिसमें किंगडम प्लांटी बनाया और किंगडम एनिमेलिया बनाया। और दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये जो सिस्टम था ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करता था, इसीलिए जो है इसको बहुत ज़्यादा हम लोग ने, मतलब ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक है, इसके बाद में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को डिस्टिंग्विश नहीं किया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को डिस्टिंग्विश नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो था टू किंगडम सिस्टम बहुत ज़्यादा चला नहीं और इसके बाद में वो फेल हो गया। ठीक है, तो फेल होने का उसका कारण क्या था, तो फेल होने का उसका कारण था उन्होंने जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था ना वो काफ़ी छोटा था। उनके जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो काफ़ी छोटा था। उन्होंने जस्ट ऊपर से देखा सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है इसको डाल दो प्लांटी में, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है इसको डाल दो एनिमल्स में। तो इसी बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि एनिमल और प्लांट को क्लासीफाई किया। इसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़े हुई थी, लेकिन उसको फिर फर्दर बाद में धीरे धीरे चीज़ें जब आगे बढ़ने लगी तो वो चीज़ें फिर बाद में जाकर के ठीक होने लगी। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ हमारे पास में। और उसके बाद इधर कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ पे है क्लासिफिकेशन वगैरह बताया, इनएडिक्वेट था, बहुत ज़्यादा टाइम तक टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम चला नहीं। ठीक है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा हमें जो है नीड फील हुई कि हमें और किस किस बेसिस पे क्लासीफाई करना चाहिए, तो वो है सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ प्ले करता है कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स आए हमारे पास में और किस तरह से वो एडवांसमेंट की तरफ बढ़े। तो ये चीज़ हमारे पास में कौन लाते हैं, ये चीज़ हमारे पास में लाते हैं R.H. विटेकर। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हुई। तो फिर हमारे पास में आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, इन्होंने अर्नस्ट हैकल ने दिया था। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। और फिर आए फाइनली हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि किसने दिया, R.H. विटेकर ने दिया इन 1969 में। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब ये जो टेबल हमारे पास में दिख रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास में किसके थ्रू आया ये हमारे पास में किसके थ्रू आया, ये हमारे पास में आया R.H. विटेकर के थ्रू। R.H. विटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया तब जाके हमारे पास में ये टेबल बन के सामने आया। यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, पहले मैं आपको बेसिस दिखा दे रही हूँ, किस बेसिस पे जो था हमारे पास में सिस्टम जो था वो बना। R.H. विटेकर जो थे इन 1969 प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें इन्होंने क्या चीज़ बता दी। इन्होंने डिस्कवर क्या किया था, देखो वापस समझो ध्यान से।
हमारे पास में जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो हमारे पास में क्या हुआ कि एनिमल आया, प्लांट आया, ठीक है, ये दिया किसने, कार्लस लिनियस ने। देन आए हमारे पास अर्नस्ट हैकेल जिन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। उन्होंने कौन सा नया जो था इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमारे पास में प्रोटिस्टा, ठीक है, उन्होंने प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया और फिर क्या कहा कि ये जो है प्रोटिस्टा अलग है और प्लांट अलग है, एनिमल अलग है, तो उन्होंने प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया। फिर हमारे पास आए कोपलैंड आया, तो वो उन्होंने क्या किया कि प्रोटिस्टा को देखा, थोड़ा सा उस पर ऑब्जर्वेशन किया और फिर क्या किया, उन्होंने मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया और जो फंगी था उसको उठा करके प्रोटिस्टा में डाल दिया, आई एम सॉरी, फंगी को उठा करके प्लांटी में डाल दिया, ठीक है। फंगी पहले, कुछ फंगी एनिमल में डाले हुए थे, कुछ फंगी पहले प्रोटिस्ट में डाले हुए, तो कोपलैंड जब आए तो वो देखते हैं सारे फंगी को उठा करके प्लांटी में डाल दे कि नहीं भैया इनमें सेल वॉल मिलती है, ये प्लांट में है, ठीक है, और अलग अलग बेसिस थे उनके। तो उन्होंने जो हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन आया, सबसे पहली बार अर्नस्ट हैकेल ने हमारे पास लाया किसको, प्रोटिस्टा को, और उसके बाद फिर आया कोपलैंड जो कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम इंट्रोड्यूस किसको किया, मोनेरा को। फिर आए हमारे पास में आर.एच. विटेकर जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आकर के किसको इंट्रोड्यूस किया, फंगी को इंट्रोड्यूस किया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और इन्होंने बेसिस, इनके क्राइटेरिया क्या क्या थे, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, इनके क्राइटेरिया थे सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और ये चीज जो थी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कौन सी चीज, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसी की वजह से कहा जाता है कि इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो ये चीज हुई हमारे पास। और अब हमारे पास में एक और बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, थ्री डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम बोले तो मोनेरा को ही हम लोग फर्दर दो डोमेन में बांटते हैं, एक है आर्की बैक्टीरिया, एक है यू बैक्टीरिया, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो चारों एनिमेलिया, प्लांटी, फंगी और प्रोटिस्टा, इन सबको एक डोमेन में रख देते हैं। तो ये एक डोमेन हुआ, ये दूसरा डोमेन हुआ और ये तीसरा डोमेन हो गया। पहले डोमेन में आर्की बैक्टीरिया, दूसरे डोमेन में यू बैक्टीरिया और तीसरे डोमेन में हमारे पास में बाकी जितने किंगडम है, जो चारों किंगडम बच गए, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया आ जाते हैं। तो ये थ्री डोमेन सिस्टम हो गया, ठीक है। ये भी काफी फेमस है अभी के टाइम पे, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, बेसिकली हमें पढ़ना ही है फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में, इसके अलावा और कुछ हमें नहीं पढ़ना है। तो इसमें हमारे पास में आता है फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में पेज नंबर 11 नई एनसीईआरटी के थ्रू आप लोग आ जाइए उस पेज पे, और इस पे जो चीजें हैं वो देखते जाते हैं कंपैरेटिवली, और चीजें याद होती जाएंगी, बहुत ईजी है, ठीक है। हमारे पास में पहले आ रहा है सेल टाइप। तो सेल टाइप क्या है, तो मोनेरा में हमें प्रोकैरियोट मिलेगा। एक बात याद रखना, पूरे जो हमारे पास पांचों किंगडम है उसमें से सिर्फ मोनेरा एकमात्र ऐसा है जिसमें प्रोकैरियोट होते हैं, बाकी सारे यूकैरियोट होते हैं। मोनेरा इज ओनली द प्रोकैरियोट, देन यूकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा का जो सेल वॉल होता है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। नाग मीन एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और नाम मीन्स एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये हो गया मोनेरा का सेल वॉल, बेसिकली बैक्टीरिया का सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद में प्रोटिस्टा की बात करें, प्रेजेंट इन सम, प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे पास में कुछ में होता है सिलिका वगैरह का बना हुआ होता है, ठीक है, कुछ में होता है सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं और कुछ में नहीं भी होता है, कुछ में प्रोटीन कवरिंग होती है सिर्फ सेल वॉल के ऊपर में, आई एम सॉरी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में सेल वॉल नहीं होता है। तो प्रोटिस्टा में कुछ में होगा, कुछ में नहीं होगा, लेकिन मोनेराज में सब में होगा, नाग नाम का बना हुआ होगा पॉलीमर्स उससे, ठीक है। उसके बाद फंगी की बात करें तो काइटिन का बना होता है, ठीक है। प्लांटी की बात करें तो सेलुलोज का बना होगा, सब जानते हैं, और एनिमल्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो अब देखो, प्रोकैरियोट है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, यूकैरियोट मतलब प्रेजेंट, यूकैरियोट प्रेजेंट, यूकैरियोट प्रेजेंट, यूकैरियोट प्रेजेंट, ठीक है। ये हुई बात। अब उसके बाद में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टेप वाइज चलेंगे। प्रोकैरियोटिक में फर्स्ट स्टेप सेलुलर, उसके बाद तुरंत यूकैरियोटिक आ जाता है, तो यूकैरियोटिक में भी फर्स्ट स्टेप सेलुलर, देन सेकंड स्टेप टिश्यू लेवल या फिर मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू लेवल, उसके ऊपर जाते हैं प्लांटी, तो टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल, ठीक है। लेकिन ऑर्गन सिस्टम जो है प्लांट्स में नहीं आता है, कहीं भी आप ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स में नहीं पढ़ोगे किसी भी तरीके का। जैसे हमारे एनिमल्स के अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारे अंदर में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मेटाबॉलिज्म वगैरह जैसे होता है ना, सॉरी मेटाबॉलिज्म नहीं, न्यूरल सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वैसे प्लांट्स में नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ ऑर्गन लेवल का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। फिर एनिमल्स की बात करें तो टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम सब हमें मिलता है, हमें दुनिया भर की सारी चीज़ें हमारे अंदर मिलती है, बात खत्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब तो ये तो बहुत इजी है, आराम से बता देंगे। हमारे पास जो मोनेरा है वो कीमो सिंथेटिक भी होंगे, फोटोसिंथेटिक भी होंगे, हेटेरोट्रोफ भी होंगे, सेप्रोफाइट भी होंगे और पैरासाइट भी होंगे, ठीक है। सारी दुनिया भर की सारी चीजें मिलेंगी इसमें। देन हमारे पास में प्रोटिस्ट में क्या मिलेगा, प्रोटिस्ट में मिलेगा हमें ऑटोट्रोफ में ऑटोट्रोफिक, फोटो ऑटोट्रोफिक मिलेगा या फिर हेटेरोट्रोफिक मिलेगा। हमारे पास में जो है फंगी में ये सेप्रोफाइट या पैरासाइट मिलेंगे इन हेटेरोट्रोफिक, और प्लांटी में हमारे पास में फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोफ, और
हमारे पास में एनिमल्स में हॉलोजोइक, सेप्रोफिटिक या हॉलोजोइक और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हमारे पास में मिल जाएगा। पैरासाइट भी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास में। अब देखो पहले जब क्लासिफिकेशन हुआ, अर्ली क्लासिफिकेशन में जब हमारे पास आई चीज़ें, तो अर्ली क्लासिफिकेशन में हमारे पास में क्या होता है, क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को जो है ना एल्गी में डाल दिया जाता है। क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को एल्गी में डाल देते थे और फिर उसको वहीं पे छोड़ देते थे। तो ये हमारे पास में बहुत इनएडिक्वेट सी जो थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के टाइम पे हुआ था ये सारी चीज़ें। किंगडम प्रोटिस्टा में हमें क्या क्या मिल गया, क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला मिल गया जो अर्लियर एल्गी के साथ में था, प्लांट में ही डाल दिया था सबको। उसके बाद पैरामीशियम और अमीमा को किसमें डाल दिया था, एनिमल किंगडम में। मतलब बहुत गड़बड़े की जो हमारे पास में जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो बहुत गड़बड़ किया हमारे लाइफ में आकर के, बहुत तबाही मचाई है उसने क्लासिफिकेशन सिस्टम में आकर के। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई, एडवांसमेंट आया और फिर धीरे धीरे जो है चीज़ें वापस से एडवांस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में आता है, हम लोग चालू करने वाले हैं अब किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा आर फर्स्ट किंगडम, सबसे सिंपल किंगडम है किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा को। इसमें जो हमारे पास में पहली चीज़ आती है दैट इज इसका जो सोल मेंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सोल मेंबर, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर, मतलब पूरे मोनेरा किंगडम में कुछ और आपको नहीं मिलेगा बैक्टीरिया के अलावा। ठीक है, बैक्टीरिया ही आपको सिर्फ इसमें मिलेंगे। ओके, नाउ बैक्टीरिया इज अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, आपको हर जगह बैक्टीरिया मिलेंगे। एक मुट्ठी अगर हम लोग मिट्टी उठाते हैं तो उसमें हजारों तरीके के, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, तरीके के बैक्टीरिया हमें मिलते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलते हैं, एक मतलब हाथ भर के मिट्टी उठा ले तो उसमें। ठीक है, वो काफ़ी एक्सट्रीम हैबिटाट्स में रहते हैं और काफ़ी सारे जो अलग अलग टाइप के हैबिटाट में वो सर्वाइव कर पाते हैं, बहुत ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, क्या हो रहा है, हाँ, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें इसके बाद, तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो है बैक्टीरिया जो है टोटल 4 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कोकस, कोकी टाइप के, मतलब कोकी मतलब राउंड राउंड, कोकस टाइप का कुछ गोल गोल है, कोकस में ओ आता है, ओ मीन्स गोल गोल, तो स्फेरिकल शेप के होते हैं कोकस बैक्टीरिया। उसके बाद रॉड शेप्ड बैसिलस, बैसिलस में एल आ रहा है, डबल एल, मतलब एल शेप का कुछ तो होगा, तो एल क्या हो गया, रॉड शेप का, ऐसे लंबा सा हो गया। ठीक है, तो दैट इज रॉड शेप्ड। उसके बाद में हमारे पास में आ गया विब्रियो, दैट इज कॉमा शेप्ड, एंड स्पाइरलम, स्पाइरलम मतलब स्पाइरल शेप, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग आगे देखें तो इनकी जो है यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ, ये हो गया कोकाई, ये हो गया बेसिली, ये हो गया स्पाइरुला, ये हो गया विब्रियो। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे जो हमारे पास में बैक्टीरिया है, ये हमें सबसे ज्यादा अलग अलग टाइप के मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो मतलब जैसे हम लोग अभी पढ़ा था ना पीछे में, उस चार्ट में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था उसमें, हमने न्यूट्रिशन देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बैक्टीरिया काफी अलग अलग तरीके का दिखाते हैं, ऑटोट्रोफिक दिखाते हैं, सेप्रोफिटिक, केमो ऑटोट्रोफिक दिखाते हैं, फोटो ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक में सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ये सारे तरीके के जो है ना न्यूट्रिशन ये दिखाते हैं। तो एक ग्रुप में अगर देखेंगे ना तो ये बहुत वास्ट टाइप के जो है हमारे पास में मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया ये क्या है, हेट्रोट्रोफिक है, मतलब अगर हम लोग पूरे बैक्टीरिया को उठा के देख ले तो उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन किस टाइप का वो लोग शो करेंगे, हेट्रोट्रोपिक। और हेट्रोट्रोपिक में भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ज्यादा मिलेंगे, मतलब सेप्रोफिटिक। हेट्रोट्रोपिक सबसे ज्यादा, मतलब देखो अगर हमारे पास में बैक्टीरिया है तो वो सबसे ज्यादा किस तरीके का न्यूट्रिशन शो करेंगे, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। लेकिन हेट्रोट्रोपिक में भी सबसे ज्यादा कैसे, हेट्रोट्रोपिक में भी 3 तरीके के होते हैं, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और एक होते हैं हॉलोजोइक। तो उसमें कौन से तरीके का, उसमें सबसे ज्यादा सेप्रोफिटिक। क्यों, क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो है वो फीड कर रहे, तो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करने का मतलब सेप्रोफिटिक, सीधी सी बात। ठीक है, सड़े हुए चीजों पे फीड कर रहे हैं, सेप्रोफिटिक। ठीक है, चलो यहाँ पे इसके बाद में हमारे पास में आ गया आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है कि बहुत ही अजीब तरीके का बैक्टीरिया है, बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटाट्स में मिलता है। टोटल 3 तरीके के होते हैं। पहला यहाँ पे हमारे पास में हो गया हेलोफाइट्स, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स मतलब सॉल्टी एरिया में हमें मिलता है, बहुत ज्यादा नमकीन जहाँ पे चीजें होंगी वहां हमें मिलेंगी। दूसरी हमारे पास में हो गया थर्मोएसिडोफिलस। थर्मोएसिडोफिलस बहुत ज्यादा पीएच जहाँ कम होगा, एसिडिक पीएच में मिलेगा। और उसके बाद में हमारे पास में बहुत गर्म जगह पे मिलेगा, थर्मोएसिडोफिलस। थर्मो भी होगा, एसिडो भी होगा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है वहां भी मिलेगा। और उसके बाद में हमारे पास में जो है एसिडोफिलस, मतलब जहाँ पे आपका पीएच कम है वहां पे भी मिलेगा। उसके बाद में मिथेनोजन मार्शी एरियाज में मिलेगा, रूमिनेंट एनिमल के गट्स में मिलेगा। वहां से क्या होता है, ये बायोगैस को सिंथेसाइज करते हैं। देखो कहीं लिखा होगा, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, बायोगैस का जो ये है आपका प्रोडक्शन करता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आ गया यूबैक्टीरिया।
इसके बाद में हमारे पास आ गया अरे ऐसे समझो, ये वाला जो पॉइंट है शायद से समझ नहीं आया होगा और प्रॉपर तरीके से मैं बता दूं। देखो जैसे गाय या भैंस हो गई ना, उनको र्यूमिनेंट एनिमल हम लोग कहते हैं, ठीक है। गाय या भैंस क्या करते हैं पता है, पहले जब उनको खाने के लिए मिलेगा ना वो ढेर सारा खा लेंगे, ठीक है। और उनके जब वो खाते हैं ना तो वो प्रॉपर तरीके से उसको चबाते नहीं है, ठीक है। वो लोग हर्बीवोर है, वो लोग जब खा रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से पहले चबाते नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा चबा करके और उसको अपने गट लाइनिंग में ही एक छोटा पाउच होता है बगल में, वहाँ पे वो स्टोर कर लेते हैं। और वो जब फिर क्या करते हैं, जब वो शांति से बैठ जाएंगे कि हाँ भैया अब सब हमने ठूस लिया है, अब हम लोग शांति से बैठ जाएंगे, तब वो क्या करेंगे, उस पाउच में से धीरे धीरे खाना उसके मुंह पे वापस आएगा और वो बैठ के चबाते रहेंगे उसको, ठीक है। तो जब वो बैठ के चबाते हैं तो उनके जो है ना झाग सा मुंह से निकलता है। अगर कहीं देखा होगा तो, मैं जब नानी घर में रहती थी, दादी घर में जाती थी तो वहाँ पे देखती थी, और अब मुझे समझ में आता है वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो वो जब ऐसे चबाते हैं ना तो उसमें क्या होता है ना कि हमारे पास में उनके जो गट लाइनिंग होती है उसमें क्या होते हैं, मिथैनोजेंस होते हैं, और वो क्या करते हैं उसके ऊपर फीड जब करते हैं ना तब वो डाइजेस्ट होता है, और मिथैनोजेन भी वहाँ पे क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और अपना खाना उससे कंज्यूम करते हैं। और वो जब उसको डाइजेस्ट करते हैं उस खाने को, तो मिथैनोजेन उस खाने को डाइजेस्ट करने के दौरान, डाइजेशन के दौरान वहाँ पे मीथेन गैस जो होता है वो रिलीज करता है। तो वो एक बायोगैस है, वहाँ से रिलीज करता है, इसीलिए इनको मिथैनोजेंस हम लोग नाम देते हैं। तो बस यही कहानी है इनकी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये चीज़ है। ये पूछेगा नहीं हाँ कि कैसे चबाते हैं, क्या चबाते हैं, ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, बात करते हैं हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया जो हमारे पास होते हैं इनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। तो क्या मैम आर के बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रू बैक्टीरिया का फीचर्स वगैरह शो करता है, मतलब हाँ बस ऐसे नाम दे दिए मन किया होगा तो, ठीक है। इसके बाद में इसमें 3 तरीके के हमें पढ़ना है, यू बैक्टीरिया में 3 तरीके के हमें पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है सैनो बैक्टीरिया, एक हमें पढ़ना है सियानो बैक्टीरिया हुआ, सॉरी एक हमें पढ़ना है फोटोसिंथेटिक, एक हमें पढ़ना है हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, और एक हमें पढ़ना है माइकोप्लाज्मा। ये 3 तरीके के बैक्टीरिया हमें पढ़ना है। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ में इसमें आ जाएंगे सियानो बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें ये मतलब किस तरीके के बैक्टीरिया हैं, तो सियानो बैक्टीरिया जो है ये हमारे पास में क्या काम करते हैं, ये बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक है, और ये पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे। मतलब अर्थ जो था ना, एवोल्यूशन में आप लोग पढ़ोगे कि अर्थ जो था वो सबसे पहले जो है ना कि वो उनका जो अभी का जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, और जो पहले के टाइम में अर्थ था वो रिड्यूसिंग था, क्योंकि पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। तो सबसे पहले जो थे सियानो बैक्टीरिया आए थे एज ए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और उन्होंने स्टार्टिंग में जो थे अर्थ पे फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया, और वहां से हमारे पास में क्या ऑक्सीजन वगैरह आने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ हुई यहाँ पे। अब ये क्या करते हैं, फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, मतलब ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम करते हैं, ओके। और इनके पास में क्या होती है, हेट्रोसिस्ट होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करती है। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो बैक्टीरिया दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये आपका है ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक या एनाबीना, इन्हीं के कैटेगरी में आते हैं। तो इनके ऊपर क्या होती है, म्यूसिलेजिनस लेयर, ये जो आपका देखो यहाँ पे मार्क किया हुआ है म्यूसिलेजिनस लेयर, और ये बीच वाली जो स्पेशल टाइप की सेल है ये होती है हेट्रोसिस्ट। इसमें क्या होता है, यहीं पे आपका हेट्रोसिस्ट में क्या होता है, एंटोफिक्सेशन होता है, ठीक है। और कीमो ऑटोट्रोफिक मतलब जो कि अपना केमिकल के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ जो होगा प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इनको रिसाइकल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। बस ये हो गई बात। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया देख ले। तो हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं, ओके। इसके बाद में कर्ड वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद में आपके पास में हमारे पास जो हो गया नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आधे लोग सोचेंगे एंटीबायोटिक मैम पेनिसिलिन, बेटा पेनिसिलिन जो है वो फंगस है, वो बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में आते हैं कुछ हमें बताया है यहाँ पे जो पैथोजन है, कुछ हमारे पास में ये यहाँ पे डिजीज का नाम दिया हुआ है जो कि बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। पहला है क्लोरेला, टाइफॉइड, टेटनस और सिट्रस कैंसर जो होता है, ये सब डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया से शो होता है, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया जो होता है वो मेनली फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिजन होता है, टूटते हैं, ऐसे अलग अलग होते हैं, जैसे अमीबा में होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। इसके बाद में हमारे पास में है यहाँ पे क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है, हाँ यहाँ पे कंजक्शन होता है, ठीक है, कंडक्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसडक्शन होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। अब इसके आगे बात करेंगे हम लोग माइकोप्लाज्मा, एक बहुत ही अजीबोगरीब सा जो है ऑर्गेनिज्म है धरती पे, ठीक है। ये बैक्टीरिया है बट इसके पास सेल वॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और ये ऑक्सीजन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट। मतलब इसके बारे में हमें 3-4 चीजें याद क्या रखनी है, वो चीजें बताऊं मैं डायरेक्ट आपको।
माइकोप्लाज्मा में हमें याद क्या रखना है, हमें माइकोप्लाज्मा सिंपली याद ये रखना है, इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकते हैं और पैथोजेनिक होते हैं। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में आ गया प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। क्या आ गया? किंगडम प्रोटिस्टा। अब हमारे पास में आ गया किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को यहाँ पे बोला गया सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्रोटिस्टा इज सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और इनके यहाँ पे क्या बोलिए, इनकी जो बाउंड्रीज हैं, इनकी पूरे किंगडम की बाउंड्री जो है वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब काफी सारे इसमें जो है मेंबर्स हमारे पास में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें हमें जो अलग अलग टाइप की क्लासेस पढ़नी है वो क्या है, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन। इन पांचों के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, चीजें याद करनी है। मेरे पास में जो चीजें मार्क की हुई है वो अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लेना, क्वेश्चन आएगा वहीं से आएगा, उससे आगे पीछे कहीं नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रोटिस्टा जो है वो प्राइमरी क्या है, एक्वेटिक है, मतलब एक्वेटिक एनिमल है। ये धरती पे आपको हर जगह नहीं मिलते हैं, प्राइमरीली एक्वेटिक, मतलब इनका जो है वाटर में ही जीवन यापन होता है ज्यादातर। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आ गया, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंगी। ये जो है एक लिंक का फॉर्मेशन करता है, किसके किसके बीच में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में ये लिंकिंग का काम करता है। ठीक है, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट इन्फॉर्मेशन वगैरह, जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ से शुरू हो गया हमारे पास में। तो सबसे पहले आते हैं क्राइजोफाइट, इसी में आते हैं हमारे डायटम्स एंड डेस्मिड्स। ठीक है, फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर में मिलते हैं ये हमें। ठीक है, सोप बॉक्स लाइक इनका जो है वो इनका क्या होता है, बॉडी जो होता है वो सोप बॉक्स लाइक होता है, मतलब एक ढक्कन नीचे एक ढक्कन ऊपर ऐसे बंद होते हैं। ठीक है, सोप बॉक्स लाइक हुआ इनका। ठीक है, जैसे ऐसे देखो, ये एक नीचे वाला है साबुदानी, इसमें साबुन रखते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे साबुन रखा है यहाँ पे, और ऊपर से इसको पैक करने वाला है। इस तरीके का इनका होता है, किसका, क्राइजोफाइट्स का जो है इस तरीके का इनका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे इनका जो होता है सेल वॉल इम्बेडेड विथ वॉल्स आर इम्बेडेड विथ सिलिका। सिलिका इनके वॉल्स में इम्बेडेड होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। इसके बाद में ये जो होते हैं वाटर करंट के थ्रू मूव करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन मतलब एनिमल लाइक ये होते हैं। उसके बाद में ये डायटोमिशियस अर्थ फॉर्म करते हैं। कैसे मैम, डायटोमिशियस अर्थ का मतलब इनकी बॉडी जो होती है ना वो डिस्ट्रक्टिबल होती है। इनकी जो बॉडी हुई वो डिस्ट्रक्टिबल हुई, इसमें क्या होता है, आई एम सॉरी, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, डिस्ट्रक्टिबल नहीं, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। इनकी बॉडी जो होती है वो टूटती नहीं है। सिलिका जो है ना काफी मजबूत होता है, वो टूटता नहीं है। तो ये क्या करते हैं ना, जब समुद्र में रहते हैं मर जाते हैं तो ऐसे नीचे नीचे जब सेटल डाउन होते हैं ना, तो नीचे समुद्र के सतह पे जब नीचे के साइड में सेटल डाउन हो जाते हैं तो धीरे धीरे ऐसे ही जमा होते 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 वो काफी मोटी लेयर नीचे फॉर्म कर लेते हैं। उसको हम लोग कहते हैं डायटोमिशियस अर्थ, और उसी के यूज से हम लोग पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल एंड सिरप के लिए चीजें बनाते हैं। इसलिए डायटम्स को कहते हैं ना चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, ओशन के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। मैम डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या हुआ, डाइनोफ्लैजिलेट्स वो हो गए बेटा जो जिनके पास में दो फ्लैजिला होती है। तो मैम क्या क्राइजोफाइट में फ्लैजिला होता है, नहीं, क्राइजोफाइट में फ्लैजिला नहीं होती है। वहां पे लिखा था वाटर करंट के थ्रू वो पैसिवली फ्लोट करते हैं, उनके पास फ्लैजिला होता तो वो एक्टिवली फ्लोट करते हैं, ना कि पैसिवली फ्लोट करते। देखो आप पीछे लिखा हुआ है, पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, मतलब पानी जहां बहाएगा उधर उधर वो जाएगा, तो उधर ही जाएगा, वो एक्टिवली मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास में परपेंडिकुलरली दो फ्लैजिला होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक फ्लैजिला, अगर मान लो ये डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है, तो एक फ्लैजिला इनका मान लो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो एक फ्लैजिला यहाँ से और एक फ्लैजिला यहाँ से होगा। ठीक है, एक फ्लैजिला इधर तो एक फ्लैजिला इधर, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए। मोस्टली मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेल वॉल जो होता है स्टिफ्ड सेलुलोजिक प्लेट का होता है। यहाँ पे रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, गुआनुलेक्स एग्जांपल है जो कि रेड टाइड का जो है फॉर्मेशन करता है, रेड टाइड का। अब देखो लाल मतलब खतरे की घंटी। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि रेड टाइड का जब वो फॉर्मेशन करता है तो वहाँ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसकी वजह से मराइन एनिमल की डेथ भी हो जाती है। किल्स मराइन एनिमल, टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल्स मराइन एनिमल सच एज फिशेस। ठीक है, ये आपके पास में एक डाइनोफ्लैजिलेट का ये जो है, ये आपके पास में एक डाइनोफ्लैजिलेट की फोटो है, देख ले इसे ध्यान से, जहां भी दिखे वहां से दूर भाग जाए। ठीक है, ये उसके बाद हमारे पास में आ गए यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड हमारे पास देखो अभी तक हमने जो दो पढ़े ये दोनों किसकी तरह से थे, ये थे प्लांट सॉरी एनिमल की तरह। अब ये जो हमारे पास में आया यूग्लिना, दैट इज एनिमल लाइक। ठीक है, और ये एनिमल से सिमिलैरिटी शो करता है। इनकी जो ये फ्रेश वाटर में मिलेगा, ठीक है, या स्टैगनेंट वाटर में मिलेगा। स्टैगनेंट वाटर मींस रुका हुआ पानी जहां जमा होता है वहां ये मिलेगा। ठीक है, इनकी बॉडी जो होगी वो
प्रोटीशियस एक कवरिंग से, आपकी यहाँ पे एक प्रोटीशियस कवरिंग होती है इसके बॉडी के बाहर, जो कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी जो है वो काफी फ्लेक्सिबल होगी। उसके बाद में पिगमेंट्स इनके पास होंगे आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, इनके पास में आइडेंटिकल, हायर प्लांट से आइडेंटिकल क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी भी होता है इनके पास में, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इनके पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गई बात। एग्जाम्पल यहाँ यूग्लिना दिया हुआ है और हमने पढ़ा क्राइजोफाइट्स में हमारे पास में कौन आ जाएगा, एक एग्जाम्पल हमारे पास में आ जाएगा डायटम, एक एग्जाम्पल आ जाएगा डेस्मिड्स। और याद रखना डेस्मिड्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी। उसके बाद में डाइनोफ्लैजिलेट में एग्जाम्पल हमारे पास ग्वानुलेक्स आ जाएगा। उसके बाद में यूग्लिनॉइड में हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा यूग्लिना। देन नाउ अब हमारे पास में बात आती है स्लाइम मोल्ड्स की। तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सेपरोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ये सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं, एग्रीगेशन। अब यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो है वो एग्रीगेशन है, छोटे 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 सेल्स का एग्रीगेशन बना लेता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इनके स्पोर्स के पास ट्रू सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज से बना होता है और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है और बहुत सालों तक ये सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पे है एक स्लाइम मोल्ड का फोटो और ये सिनोसिटिक कंडीशन है जिसमें वन सेल एंड मेनी न्यूक्लियस वाला कंडीशन है, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पे स्पोर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। नेक्स्ट हमारे पास में आता है प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवन हमारे पास में आया, प्रोटोजोवन मतलब ये प्रीडेटर होता है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। जी हाँ, हमारे रिश्तेदार आ चुके हैं, इनसे मुलाकात कर लीजिए। ये हमारे क्या है, पुराने रिश्तेदार हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे बाद में इसके बाद में हमारे पास में प्रोटोजोन्स हो गए हमारे पास 4 टाइप के। कौन से 4 टाइप के भैया, एक हो गया हमारे पास एमीबॉइड, दूसरा हो गया हमारे पास में फ्लैजिलेटेड, देन हमारे पास में सीलिएटेड, देन हमारे पास में आ गया स्पोरोजोन्स। तो अभी हमने 4 चीजें पढ़ी ना, अभी हमने 4 क्लास पढ़े। अभी हमने कौन कौन से 4 पढ़े, एक हमने पढ़े क्राइजोफाइट्स, एक हमने पढ़े डाइनोफ्लैजिलेट, एक हमने पढ़े यूग्लिनॉइड, एक हमने पढ़े स्लाइम मोल्ड। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। अगर उन चारों का तुमने जो है कैरेक्टर याद कर लिया तो प्रोटोजोन का अपने आप याद हो जाएगा। कैसे बताती हूँ, देखो इसमें हमें सबसे पहले सीरीज वाइज चलेंगे हम लोग, ठीक है। हमारे पास में एमीबॉइड को हम लोग किससे जोड़ देते हैं, सबसे पहले हमारे पास में क्राइजोफाइट्स था, याद है, उसी से हम लोग एमीबॉइड को जोड़ देते हैं। जोड़ दो, कैसे जोड़ेंगे, तो एमीबॉइड जो हो गया ये हमारे पास में फ्रेश वाटर में मिलेगा और सी वाटर में मिलेगा। क्या वो भी फ्रेश वाटर और सी वाटर में मिल रहा था, कौन, क्राइजोफाइट्स मिल रहे थे, हाँ जी बिल्कुल मिल रहे थे। इसके बाद में सिलिका, क्या उनके भी सेल सरफेस पे था, इसके भी सेल सरफेस पे है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, एंटामीबा हिस्टोलिका, जो कि क्या कॉज करता है, डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। इसके बाद में उसके बाद आ जाओ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन इसको तुम किससे कंपेयर करो, इसको कंपेयर करते हैं हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट से। आ जाओ, इसका ये क्या होगा, आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट होगा, ये या तो फ्री लिविंग होगा या तो पैरासाइट होगा। क्या हमारे पास में जो डाइनोफ्लैजिलेट था वो फ्री लिविंग था, जी हाँ बिल्कुल। अब तुम एक ही बात बताओ, जो डाइनोफ्लैजिलेट था वो मराइन था, अब क्या उसको समुद्र के बीच में कोई खाना पहुंचाने जाएगा, नहीं ना, वो फोटोसिंथेसिस ऑफकोर्स खुद से करेगा, ठीक है। तो वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा और साथ साथ वो कुछ टॉक्सिक क्या रिलीज कर रहा था, ग्वानुलेक्स, रेड टाइड का फॉर्मेशन कर रहा था, तो टॉक्सिक रिलीज कर रहा था जिसकी वजह से दूसरे लोग भी मर रहे थे, दूसरे एनिमल्स मर रहे थे। तो क्या यहाँ पैरासाइट का ये काम करेगा अगर, तो इसकी वजह से भी कोई दूसरा एनिमल को हार्म होगा, बिल्कुल होगा। तो हो गया चीज तुमको याद, हमारे पास में फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन क्या होता है, फ्री लिविंग हो गया, पैरासिटिक हो गया, और एक चीज फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला ऑफ कोर्स प्रेजेंट होगा। एमीबॉइड था तो एमीबॉइड में अभी ये ऊपर वाला जो हमने पढ़ा, एमीबॉइड में लोकोमोशन के लिए क्या होगा, सूडोपोडिया होगा, फॉल्स फीट। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, फ्लैजिला होगा, ठीक है। एग्जांपल ट्रिप्नोसोमा, क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, या फिर उसको हम लोग कह देंगे अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये बात हुई हमारे पास में। नेक्स्ट इज पैरामीशियम, आई मीन सीलिएटेड प्रोटोजोन, जिसका एग्जांपल है पैरामीशियम। देखेंगे यहाँ पे एक्वेटिक होता है, एक्टिवली मूविंग होता है, इनके पास एक गलेट होती है, कैविटी, ठीक है, जहाँ पे फूड स्टोर करते हैं। इनके पास में 2 हमारे पास में न्यूक्लियस होते हैं, एक कॉन्ट्रेक्टाइल न्यूक्लियस होता है और एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होता है साथ साथ में इनके, और एक नॉर्मल न्यूक्लियस होता है इनके पास में, ठीक है। और गलेट होती है जिससे ये चीजों को सक करते हैं और निकाल के फेंक देते हैं बाहर। पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। पैरामीशियम को स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, अभी फोटो दिखाती हूँ मैं उसकी। नाउ यहाँ नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या हो गया, यहाँ पे स्पोरोजोन्स अब मिला लो स्लाइम मोल्ड से इसको। स्पोरोजोन्स क्या हो गया, इन्फेक्टिशियस स्पोर लाइक स्टेज होता है और ये मोस्ट नोटोरियस, नॉटी से इंसान, ये नोटोरियस टाइप के है, बहुत नॉटी, काफी डेंजरस, पैथोजेनिक होते हैं यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है, पैथोजेनिक होते हैं यहाँ हमारे पास में, और ये मलेरिया जैसी बीमारियां कॉज करते हैं। अब एक बात याद रखना, यहाँ मलेरिया का पैरासाइट को भी नाम दे रहे हैं हम लोग प्लाज्मोडियम, और स्लाइम मोल्ड में भी हम लोग प्लाज्मोडियम नाम ले रहे थे। क्या दोनों सेम है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों सेम नहीं है। स्पोरोजोन्स में जो हमारे पास में प्लाज्मोडियम है ये एक ऑर्गेनिज्म है,
ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये डिजीज कॉज करता है, पैरासाइट है। लेकिन क्या हम लोग स्लाइम मोल्ड में जिस प्लाज्मोडियम की बात कर रहे थे, क्या वो एक ऑर्गेनिज्म था? नहीं, वो एक एग्रीगेशन था, सेल्स का एग्रीगेशन था, ग्रुपिंग था। बस बात खत्म। अब यहाँ हम लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं फंगी, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें इंट्रोड्यूस किया गया था बाय R.H. विटेकर। बाय R.H. विटेकर ने हमें इसको इंट्रोड्यूस किया था, फंगी को इंट्रोड्यूस किया था। तो फंगी को कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन, मतलब ये आपको हर जगह पे मिलेंगे। यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। यूनिक किंगडम क्यों कहा गया है? इसमें आपको मोस्टली हमेशा आपको क्या दिखेगा? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे वीट के ऊपर रस्ट है, पुक्सीनिया, ठीक है। फंगी इज कॉस्मोपॉलिटन। ग्रो कहाँ करता है? फंगी ग्रो करता है वार्म एरियाज में, ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करता है, ठीक है। ये बात हुई। इसके बाद में इसकी जो सेल वॉल है वो किस चीज से बनी हुई है? इसकी सेल वॉल बनी हुई है काइटिन से और पॉलीसैकेराइड से। ये सेप्रोफाइट भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं, जैसे लाइकेन एंड माइकोराइजा। लाइकेन किसके साथ में? फंगी और एल्गा। माइकोराइजा किसके साथ में? फंगी और हायर प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स, पाइनस वगैरह में शो करेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनमें होता है एसेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअली भी होता है और वेजिटेटिवली होता है। वेजिटेटिवली कैसे? फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग। एसेक्सुअल कैसे? बाय द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, जैसे कोनिडिया हो गया, ठीक है। इसके बाद में सेक्सुअली कैसे? प्लाज्मोगैमी होगी, देन कैरियोगैमी होगी, फिर जाइगोटिक मियोसिस होगा। पहले प्लाज्मोगैमी हुआ, प्लाज्मा का फ्यूजन, फिर कैरियोगैमी हुआ, न्यूक्लियस का फ्यूजन, फिर जाइगोट बना और उसका मियोसिस करा दिया, बात खत्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास में एक डाइकैरियोन फेज आएगा। कब आएगा डाइकैरियोन फेज? जब प्लाज्मोगैमी होगी लेकिन कैरियोगैमी होनी बाकी रहेगी। प्लाज्मोगैमी मतलब प्लाज्मा फ्यूज कर गया, लेकिन एक प्लाज्मा मतलब दो अलग अलग प्लाज्मा फ्यूज करेंगे तो एक सेल का प्लाज्मा बन जाएगा, लेकिन उसमें दो न्यूक्लियस होंगे। तो डाइकैरियोन फेज, डाइकैरियोन या डाइकैरियो फेज किस में देखने को मिलेगा? हमारे पास में देखने को मिलेगा एस्कोमाइसिटीज में, बैसिडियोमाइसिटीज में, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज में मिलेगा नहीं मिलेगा। उसको इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। याद रखेंगे, ये सारी चीजें याद करने वाली है बेसिकली, और कुछ नहीं। देखेंगे अब हमारे पास में आ गया फाइकोमाइसिटीज। अब चीजें याद करते चलेंगे। फाइकोमाइसिटीज क्या होगा? एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेगा, डिकेइंग वुड, डैम प्लेसेस पे मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास में किसके थ्रू होगा? एक जूस्पोर, एक एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर, अरे रुक जा, आराम से बैठ जा, आराम से बैठा हुआ है मतलब नॉन मोटाइल है। जूस्पोर, जू हम लोग जब भी जाते हैं जू में, वहां क्या करते हैं? घूम घूम के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। तो जूस्पोर, घूमो आराम से घूमो, ठीक है। तो जूस्पोर मोटाइल होगा और एप्लानोस्पोर आराम से बैठो, पानी वानी पियो, चाय वाय लाए। हाँ, अब इसके बाद में ये जो होंगे इंडोजीनस होगा, मतलब बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल याद करना बेहद जरूरी है। म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। राइजोपस को हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कह रहे हैं, जैसे क्या बोलते हैं, अरे ब्रेड के ऊपर चित्ती लग जाती है, उसी को कह दिया हमने, क्या कह दिया? उसी को कह दिया हमने राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। और फिर एल्ब्यूगो हमारे पास में पैरासाइट, फंगी और मस्टर्ड में ऐसे रस्ट टाइप का हो जाता है, उसको हम लोग पैरासाइटिक कहते हैं, एल्ब्यूगो। इसके बाद हम लोग आते हैं एस्कोमाइसिटीज, कॉप्रोफाइलस। इसमें आ जाएगा हमारे पास में कॉप्रोफाइलस, दैट इज ग्रोइंग ऑन डंक। इसको तो सबसे ज्यादा याद रखना है, ठीक है। देखो हम लोग है बायोलॉजी वाले, हम लोग ऐसे इधर उधर गालियां नहीं देते फिरते, हम लोग बड़े स्टाइल से गालियां देते, ठीक है। तो अगर किसी से लड़ाई हो ना तो उसको साइड से बोल के जाना, ओ कॉप्रोफिलस चल निकल इधर से, ठीक है। सामने वाला बंदा समझ भी नहीं पाएगा कि आपने उसको किस तरीके की गाली दे दी है। उसको आधा दिन तो पहले लग जाएगा सोचने में, उसके बाद आधा दिन लग जाएगा उसको गूगल करने में कि भैया इसका मीनिंग क्या होता है। तो कॉप्रोफिलस हमारे पास किस टाइप की चीज होगी? ग्रोइंग ऑन डंक, जो कि डंक, गोबर पे फीड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे ये जो होते हैं सैप्रोफिटिक भी होते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं और कॉप्रोफिलस होते हैं, योर फेवरेट ना। और इसी को हम लोग एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंगी भी कहते हैं। ये जो है वो झोले जैसा दिखता है, ठीक है, झोले जैसा दिखता है, तो इसलिए कह दिया हमने, पता नहीं किस एंगल से उसको झोले जैसा दिखता है, जो मतलब जिन्होंने नामकरण किया। इसमें पेनिसिलियम आता है और इसी में ईस्ट भी आ जाता है हमारे पास में, दैट इज सैक्रोमैसी। अब एक बात ध्यान देना, हमारे पास में फंगी जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट मात्र एक ऐसा फंगी है, एक्सेप्शन है, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, सैक्रोमाइसिस। ये चीज हो गई। अब इनकी माइसीलियम जो है, अब एक बात ध्यान दो, माइसीलियम के बारे में भी हम लोग को बात करना है। इनमें जो है मात्र एक फाइकोमाइसिटीज ऐसा है जिसमें माइसीलियम जो है वो अनब्रांच्ड मिलता है। माइसीलियम इज अनब्रांच्ड, एसेप्टेट, ठीक है, एसेप्टेट और सिनोसिटिक मिलेगा। बाद बाकी सब में जो हमारे पास में है ब्रांच और सेप्टेट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, माइसीलियम, ब्रांच एंड सेप्टेट हो गया। उसके बाद एसेक्सुअल स्पोर जो हो गए, एसेक्सुअल स्पोर जो हो गए हमारे पास में, यहाँ पे है कोनिडिया।
कोनिडिया यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर है जो कि एक्सोजीनस, अब निकलने लगे भैया घर से बाहर, अब शर्म हया छोड़ो, घर से बाहर निकलो, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो करना है, वो तो घर के अंदर ही होगा, तो वो एंडोजीनस ही होगा। इसके बाद में जो हमारे पास में है फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग एस्कोकार्प नाम देंगे। एग्जाम्पल आ गया हमारे पास एस्परजिलस, क्लैविसैप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जेनेटिक्स में मेंडल ने पी प्लांट पे सबसे ज्यादा स्टडीज किया था, वैसे ही न्यूरोस्पोरा ऑर्गेनिज्म जो है ये एनिमल में न्यूरोस्पोरा पे सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया है। ठीक है, तो न्यूरोस्पोरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसमें न्यूरोलॉजिकल जो है स्टडीज की गई है, बहुत सारे जेनेटिकल वर्क इस पे परफॉर्म हुए। उसके बाद मोरल्स एंड ट्रफल्स, टेस्टी टेस्टी चीजें हैं हमारे पास में, ईडेबल होती हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज पे। बेसिडियोमाइसिटीज हमारे पास में जो हुआ ये ब्रैकेट फंगी हो गया, पफ बॉल की तरह दिखता है। कहाँ ग्रो करता है? सॉइल और टी स्टम्प लॉग्स वगैरह पे ग्रो करता है। ये हमारे पास माइसेरियम, इसका अगेन ब्रांच रेसेप्टेट। उसके बाद में एसेक्सुअल, ये जनरली शो नहीं करता है। सेक्सुअली ये किससे रिप्रोड्यूस करता है? बेसिडियोस्पोर्स से, जो कि एक्सोजीनस होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका फटाफट से। अगैरिकस दैट इज मशरूम, जो मशरूम टिक्का खाते हो तुम लोग, वो क्या खा रहे हो बेसिकली? बेसिडियोमाइसिटीज को। इसके बाद में उस्टिलागो दैट इज स्मट, देन पुक्सिनिया दैट इज रस्ट। ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंगी। इम्परफेक्ट फंगी इसको हम लोग क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, इसमें जो है सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज नोन है, सेक्सुअल नोन नहीं है। कोई भी नई फंगी मिलती है तो उसको हम लोग उठा करके, अगर मान लो उसका पहले रिप्रोडक्शन हम लोग को पता नहीं ना रहता, तो उसको उठा के हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज में डाल देते हैं। अब जब ड्यूटेरोमाइसिटीज में डालते हैं तब उसके बाद हम लोग उसका देखते हैं कि जिस तरीके का वो शो करेगा, क्या उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नहीं होता है तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में छोड़ देगा, और अगर होता है तो किस तरीके से होता है, क्या वो एस्कोमाइसिटीज में डालने लायक है, क्या बेसिडियोमाइसिटीज में डालने लायक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये जनरली डिकम्पोजेस रहते हैं, इसमें मिनरल साइक्लिंग होती है इनमें। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, बात खत्म। अब आगे हम लोग किंगडम प्लांटी का एक अलग से चैप्टर है, किंगडम एनिमेलिया का एक अलग से चैप्टर है। यहाँ पे दो लाइन की चीजें हैं, वो बस देख के आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो लाइन की चीजें क्या है? ब्लेड वर्थ एंड वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। उसके बाद कस्कटा जो है एक पैरासाइट प्लांट है। ठीक है, अब इसके बाद में इनमें अलग अलग तरीके के लाइफ साइकिल दिखते हैं हमारे पास, सेप्रोफिटिक लाइफ साइकिल और गैमेटोफिटिक, सेप्रोफाइटिक लाइफ साइकिल और गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल मिलते हैं हमें। सेप्रोफिटिक क्या होता है? सॉरी, सेप्रोफिटिक बोल रही हूँ मैं भी, स्पोरोफिटिक है और गैमेटोफिटिक है। स्पोरोफिटिक क्या है? स्पोरोफिटिक हमारे पास में है डिप्लॉइड, और गैमेटोफिटिक है हमारे पास में हैप्लॉइड। गैमेट बनता है गैमेटोफिटिक से, और स्पोरोफिटिक से क्या बनता है? स्पोर्स बनते हैं। एनिमल्स में बात करेंगे, कुछ नहीं जानना है यहाँ पे, बस ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन एंड फैट इनका जो है वो फूड रिजर्व फूड मटेरियल है। इसके बाद इनका जो है डेफिनाइट ग्रोथ होता है, ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह इन सब के बारे में जो है बहुत ईजी, मतलब बहुत सारी जो बातें हैं वो हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आता है वायरस, वायरॉइड वगैरह। तो वायरस जो है एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सेल भी नहीं है पूरा पूरा, सिर्फ इसमें जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का कोट मिलेगा। इनर्ट होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का दिखता है। देखो कितना खतरनाक दिख रहा है। इसके बाद में दिमित्री इवानास्की, जिन्होंने हमारे पास में सबसे पहले जो था शेयर किया था, किसको शेयर किया था? दिमित्री इवानास्की ने सबसे पहले टोबैको प्लांट को देखा था, टोबैको मोज़ैक डिजीज को देखा था, और इन्होंने सबसे पहली बार वायरस को डिस्कवर किया था। इसके बाद में MW बेजर्निक जो थे, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्टिशियस लिविंग फ्लूइड है वायरस। उसके बाद WM स्टेनले ने कहा था वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। इन्होंने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, जो कि लार्ज प्रोटीन से मिलकर बनता है। उसके बाद वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है प्लांट को, वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद जो वायरस एनिमल को इफेक्ट करता है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है। हमेशा याद रखना DNA कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज हमारे पास जो है ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होते हैं। ठीक है, प्रोटीन कोट होता है जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड का जो एक सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट होता है, उसको हम लोग कैप्सोमेयर कहते हैं। मम्प, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब किससे होता है? वायरस से होता है, और एनिमल में ये सारे डिजीजेज होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आ गया नेक्स्ट इज प्लांट्स के डिजीजेस। उनमें क्या होता है? मोज़ैक फॉर्मेशन हो जाता है, लीफ का रोलिंग हो जाता है, कर्लिंग हो जाता है, येलोइंग, वेन क्लियर हो जाता है, पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसके बाद ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ, सारी चीजें हमारे पास में दिखती हैं। वायरॉइड्स की बात करें, देखो वायरॉइड्स क्या होता है? वायरस में से अगर हम लोग प्रोटीन कोट निकाल दे, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल रहे, तो वो वायरॉइड हो गया। और अगर प्रायॉन्स की बात करें, सिर्फ प्रोटीन कोट रहेगा और उसके अंदर से जेनेटिक मटेरियल निकाल दे, वो प्रायॉन्स हो गया। तो वायरॉइड क्या कॉज करता है? वायरॉइड कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इसको देखा किसने था सबसे पहली बार? टीओ डाइनर ने। ठीक है, और इसके बाद में प्रायॉन्स जो हो गया, ये हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है, इन्फेक्शन, जैसे कि बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म
इंसेफेलोपैथी, जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं मैड काउ डिजीज इन कैटल, और इसी का एक एनालॉगस वेरिएंट होता है जो कि CR जैकब डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आ गया लाइकेंस, जिसमें हमारे पास में इसको याद कैसे करना है, ये रखो। लाइकेंस को याद कैसे करेंगे, लाइकन में एक होता है एल्गी, एक होता है फंगी। एल्गी मतलब अम्मी, एल्गी मतलब अम्मी, तो अम्मी के साथ आएंगे अब्बू, लेकिन अब्बू नहीं, हिंदी में हम लोग कहेंगे पापा, तो अम्मी और पापा, तो एल्गी को हम लोग कहेंगे फाइको बायंट। और उसके बाद में फंगस, फादर, फादर के साथ आएंगे मदर, तो फादर फंगस, तो उनके साथ में आएंगी मदर माइको बायंट। ये हो गया हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे, आई एम सॉरी, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, लाइकन जो है हमारे पास में, लाइकन हमारे पास में जो होता है, ये हमको एक गुड जो होता है, इट इज़ अ वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, जो कि पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है। लाइकन वहाँ ग्रो नहीं कर पाता जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड होता है, या फिर कोई भी अदर तरीके के जो है आपके बहुत ही गंदे गंदे ऑक्साइड्स अगर निकलते हैं तो उस जगह पे ग्रो नहीं करता। तो अगर कहीं अगर लाइकन ग्रो कर रहा है तो तुम वहाँ खुल के सांस लेना, क्योंकि उससे ज़्यादा प्योर जगह धरती पर और कहीं नहीं होगी, क्योंकि लाइकन सबसे प्योर जगहों पर जहाँ पे पॉल्यूशन एकदम जीरो हो वहाँ पे ग्रो करता है लाइकन। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग, एक सेकेंड, कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको दिखाई नहीं, शायद हमने डायग्राम्स पे बात नहीं किया शायद बहुत ज़्यादा। एक बार डायग्राम, इधर तो हमने बात कर लिया था, इस पे बात कर लिया था। ठीक है, ये भी हो गया था, इस पे भी हो गया था। ये हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का डायग्राम है। बैक्टीरिया डिवाइड कैसे कर रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया। अब इसके बाद में हम लोग क्राइजोफाइट हो गया, डाइनोफ्लाजेलेट देख लिए, फिर ये यूग्लिना, उसके नीचे हमारे पास स्लाइमोल्ड हो गया। फिर ये देखो स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म, इसमें जो है स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म है, ये वाला पार्ट है गलेट। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीशियम। इसके बाद में फंगी वगैरह हो गया। हाँ, ये देखो, ये हो गया फाइकोमाइसीटीज, मैंने लिख भी दिया है, A इज फाइकोमाइसीटीज, B इज एस्कोमाइसीटीज एंड C इज बेसिडियोमाइसीटीज, नाम भी लिखा हुआ है। सबसे ऊपर वाला म्यूकर, उसके बाद एस्परजिलस, उसके बाद अकैरिकस। फिर उसके नीचे हम लोग जब आएंगे, ये हमारे पास में वायरस है, ये वाला जो जिनके 6 पैर हैं, ये भाई साहब है हमारे बैक्टीरियोफाज, और ये हमारे पास में टोबैको मोज़ैक वायरस। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म। इसमें एक लाइन दी हुई है, द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। और ये कुछ आपके क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा, स्पेशली मैंने मार्क कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को एकदम अच्छे से पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेना, और फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने कर लिया है अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया, और आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड यह चैनल को एक बार विजिट करो, देखो वहाँ पे और भी चीज़ जो है हमारे वीडियोस हैं, लिविंग वर्ल्ड का हमने डाल दिया है, और नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे प्लांट किंगडम के ऊपर में वीडियो। तो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को विद दिस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।